Hello and good morning, all the students of class 10. Today we are moving ahead with our lesson, The Making of a Scientist. We have done the first part in the previous class. Now I am starting from where we had left in the last class. Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. फिर जब वो 7वीं कक्षा में थे, उन्हें वास्तविक विज्ञान का अनुभव तब हुआ जब वो गांव में लगे एक विज्ञान मेले में शामिल हुए, उसमें प्रवेश लिया और हार गए. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something, Ebright said. एब्राइट ने कहा था, ये वास्तव में दुखी करने वाला था कि चुपचाप आप बैठो और वहाँ दूसरे जीत रहे हों और आप चुपचाप बैठकर देखने के अलावा कुछ ना कर सको. ये बड़ा बुरा था. हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज. उन्होंने यहाँ जो प्रविष्टि अपनी भेजी थी वो मेढकों के उत्तक पर उनके स्लाइड्स थे, तस्वीरें थीं, विच ही सोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जिसको कि उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर दिखलाया. ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स. उन्होंने यहाँ ये महसूस किया, ये अनुभव किया कि जो भी विजेता बने थे उन्होंने सच में कोई ना कोई प्रयोग किया था. नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, ना कि उनकी तरह केवल कुछ प्रदर्शित करना था. विजेता वो थे जिन्होंने प्रदर्शित ना करके कुछ वास्तव में प्रयोग करके बताया था, वही लोग विजेता रहे थे. ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वाज अपीयरिंग. तो रिचर्ड एब्राइट कहते हैं कि जो प्रतियोगिता की भावना थी मेरे अंदर वो बढ़ने लगी और वो कहते हैं कि इसी भावना के वशीभूत मैं हमेशा आगे बढ़ता रहा हूँ. तो ये चीज़ें देखकर उनके अंदर भी अब ये भावना आने लगी कि वो भी ऐसी चीज़ कुछ ऐसा ही प्रयोग करके दिखलाएंगे ताकि अगली बार पुरस्कार जीत सके. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. वो कहते हैं कि मैं जान चुका था, अब मैं जानता था कि अगले साल के इस विज्ञान मेले के लिए मेरे पास एक वास्तविक प्रोजेक्ट होना चाहिए, एक ओरिजिनल प्रयोग होना चाहिए, एक वास्तविक जिसको कि प्रदर्शित करके और मैं पुरस्कार पाऊं. The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. और फिर वो अपने बारे में कहते हैं कि जो सबसे मेरे रुचि का विषय था वो था मेरा कीटों पर किया गया इतने सालों का जो खोज थी, जो मैंने प्रयोग किए थे कीटों के संबंध में, जो मेरी जानकारी थी, मेरा पहला प्रयोग वही था. सो ही रॉट टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज. इसलिए उन्होंने डॉक्टर अर्कहार्ट से कुछ विचार मांगे. एंड बैक केम अ स्टॉक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट. और जवाब में उन्हें प्रयोग के लिए ढेर सारी सलाह मिली. दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल. तो ये इन प्रयोगों ने हाई स्कूल के दिनों में एब्राइट को व्यस्त रखा. एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर. और इनकी सहायता से गांव में और कई अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेलों में उन्हें पुरस्कार मिले. फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए, एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स. तो 8वीं कक्षा के लिए उनके प्रयोग का जो विषय था वो ये था कि उन्हें ढूंढना था उस बीमारी का कारण जिनकी वजह से हर कुछ सालों के बाद जितनी भी मोनार्क तितलियां होती हैं वो खत्म हो जाती थी. एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल. एब्राइट ने ये सोचा था कि ये एक कीड़े की वजह से होता है. बीटल छोटे छोटे कीड़े होते हैं बच्चों, ये छोटे छोटे कीट पतंगों को खाते हैं. हमारे जिधर ज़्यादा गोबर वगैरह रखे होते हैं वहाँ आप देखते होंगे काले काले रंग के कीड़े होते हैं. बीटल्स ऐसे ही होते हैं, फ़र्क ये होता है कि वो लाल रंग के होते हैं. ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. तो प्रयोग के लिए उन्होंने ये किया कि बीटल्स की मौजूदगी में, उन बड़े कीड़ों की मौजूदगी में उन्होंने तितलियों को पालना, बड़ा करना शुरू किया. I didn't get any result, he said.
तो इस प्रयोग से मुझे कोई परिणाम नहीं मिला, बट आई वेंट अहेड, लेकिन मैं आगे जारी रखा है, एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, और मैंने दिखाया कि मैंने आखिरकार प्रयोग की कोशिश की है। दिस टाइम आई वन, इस साल मैं जीता। यानी ये साबित हो गया कि भाई केवल दिखाने से प्रयोग प्रदर्शित करने से इनाम नहीं मिल रहे थे। इस बार जब इन्होंने 7वीं के बजाय 8वीं ग्रेड में आकर के जब इन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट दिखाया, उन्हें पुरस्कार भी मिले। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। उनका अगली कक्षा का जो अगले साल का जो प्रोजेक्ट था वो था कि इस विचार पर, इस मत को जांच करना था कि वायसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं। The theory that Viceroy looks like monarchs because monarchs don't taste good to birds. मत ये था कि वायसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की तरह इसलिए दिखती हैं क्योंकि मोनार्क तितलियों का स्वाद अच्छा नहीं होता। वायसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, जबकि दूसरी तरफ वायसराय तितलियां पक्षियों को स्वाद में बड़ी अच्छी लगती हैं। So the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. तो जितना ज़्यादा वायसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की तरह दिखेंगी, पक्षियों का भोजन बनने से उतना ही बची रहेंगी। यानी कहने का अर्थ है कि वो ये कहना चाहते हैं कि उनके प्रयोग में ये वो उन्होंने बताया कि भाई जो वायसराय तितलियां थी अपना जान बचाने के लिए मोनार्क तितलियों का रूप धारण कर लेती हैं, जिनसे कि पक्षी उनको न खाएं। Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. उनका प्रोजेक्ट, एब्राइट का प्रोजेक्ट ये था कि क्या वास्तव में मोनार्क को पक्षी खाते हैं। He found that a starling would not eat ordinary bird food. उन्होंने ये पाया कि जो चिड़िया के नन्हे बच्चे होते हैं, स्टार्लिंग होते हैं, बिल्कुल नन्हे अबोध बच्चे चिड़िया के, वो पक्षियों द्वारा खाया जाने वाला सामान्य भोजन नहीं खाते हैं। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, इनको जितनी मोनार्क तितलियां मिल जाएं ये उनको खा सकती हैं। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय पीपल, अदर पीपल शोड दैट वायसरायज प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। एब्राइट कहते हैं कि आगे चलकर प्रयोगों से ये बात साबित हुई कि वायसराय तितलियां वास्तव में मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन, इनका यह पुरस्कार प्राणी विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम आया, एंड द थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और गांव में लगने वाले विज्ञान मेले में आखिरकार इसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में रिचर्ड एब्राइट बिगिन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। उनके प्रयोग ने आगे चलकर उन्हें एक अनजान इंसेक्ट हार्मोन बोलते हैं, कीड़ों के शरीर में पाया जाने वाला हार्मोन, इसकी खोज में उनकी सहायता की। इनडायरेक्टली, मतलब सीधे सीधे ना कहें, इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। दूसरी तरफ उनकी जो नई सिद्धांत, नया मत उन्होंने दिया लाइफ ऑफ सेल्स, उत्तकों के जीवन के संदर्भ में, उसमें उनकी ये खोज सहायक बनी। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल, जिस सवाल का वो जवाब देना चाह रहे थे वो बड़ा साधारण था। वॉट इज द पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। एक मोनार्क प्यूपा कहते हैं तितलियों के बनने की प्रक्रिया अलग अलग चरणों में होती है। आपने अपने विज्ञान के किताब में पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जब तितली बनती है तो लार्वा, प्यूपा, अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो जब ये प्यूपा स्टेज में होती है, यानी इसके ऊपर एक खोल जैसा बना होता है, उस पर मोनार्क तितलियों की खोल पर आखिर 12 ही सुनहले धब्बे क्यों होते हैं? उन पर सुनहले धब्बे, गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, और वो 12 ही होते हैं। Everyone assumed the spots were just ornamental, Ebright said. रिचर्ड एब्राइट कहते हैं कि उनके प्रयोग से पहले हर कोई ये मानता था कि ये केवल सजावट की चीज़ है, बट डॉक्टर अर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट। लेकिन डॉक्टर अर्कहार्ट
इस बात को मानने को राजी नहीं थे। वो इस बात को नहीं मानते थे कि ये केवल साज सज्जा के लिए है, केवल दिखावट के लिए है। ऐसा डॉक्टर अर्कहार्ट का मानना नहीं था। टू फाइंड द आंसर, जवाब पाने के लिए, एवराइट एंड अनदर एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस। तो इसकी जांच के लिए एवराइट और जो उनकी कक्षा के बड़े विलक्षण विज्ञान के छात्र थे, उन्हें एक यंत्र बनाना था दैट शोड दैट द स्पॉट्स वेयर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट, जिसने ये दिखाया कि ये जो धब्बे थे ये खास तरह के हार्मोन उनके शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन बना रहे थे, जिससे कि तितली के पूरे शरीर का निर्माण हो रहा था। यानी ये स्पॉट्स केवल दिखावटी नहीं थे, सज्जा की वस्तु नहीं थे। दिस प्रोजेक्ट वन एवराइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर। तो उनके इस प्रयोग ने ग्रामीण विज्ञान मेले में उन्हें प्रथम पुरस्कार दिलाया एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और पहला पुरस्कार जीतने की वजह से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और अभियांत्रिकी मेले से आमंत्रण भी मिला। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी। और इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में उन्हें तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ प्राणी विज्ञान के क्षेत्र में। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। साथ साथ में उन्हें अवसर मिला मशहूर वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में उनके जो कीट विज्ञान की प्रयोगशाला थी उसमें काम करने का भी उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। एज अ हाई स्कूल जूनियर, हाई स्कूल के शुरुआती जूनियर स्टूडेंट के रूप में रिचर्ड एवराइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा। उन्होंने अपने इस मोनार्क प्यूपा पर अपने खोज को आगे जारी रखा। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। इस साल इनके प्रयोग को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग समर। और फिर उन्हें अवसर मिला गर्मी की छुट्टियों में दोबारा उसी आर्मी लाइब्रेरी लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में काम करने का। इन हिज सीनियर ईयर्स यानी कॉलेज के आगे के दिनों में ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो एक कदम और आगे बढ़े। ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग इन अ कल्चर। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में मोनार्क तितलियों के पंख से उत्तक बनाए एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड। और यह दिखाया कि उत्तक खुद को बांट सकते थे एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स, और सामान्य तितलियों के पंख की तरह खुद विकसित हो सकते थे ओनली इफ दे वेयर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। केवल अगर उनको यानी उन उत्तकों को उस गोल्ड स्पॉट जो धब्बे होते हैं प्यूपा के शरीर पर, उनसे उत्पन्न होने वाला हार्मोन अगर केवल उन्हें दे दिया जाए तो ये उत्तक स्वयं विकसित होकर एक नए पंख बन सकते हैं। दैट प्रोजेक्ट वन द फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। तो इस प्रयोग से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्राणी विज्ञान मेले में पहला स्थान प्राप्त हुआ। He spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory। तो उन्होंने अपनी सारी गर्मियाँ ग्रेजुएशन के दरमियान सारी गर्मी का समय उसी सेना की लेबोरेटरी में काम करते हुए बिताए एंड द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और उन्होंने अमेरिकी कृषि विभाग के लेबोरेटरी में भी काम किया। द फॉलोइंग समर, अगली गर्मियों में, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर, जब उनके कॉलेज का पहला साल पूरा हुआ एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पहला वर्ष पूरा हुआ, उसके बाद एवराइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एवराइट वापस यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लेबोरेटरी प्रयोगशाला में गए एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। और फिर गोल्ड स्पॉट से जिस हार्मोन की उन्होंने खोज की थी उस पर और भी प्रयोग किए और भी आगे काम किया। यूजिंग द लैबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, उनके सूक्ष्म यंत्रों का प्रयोग करके
यांत्रिक चीज़ें जो होती हैं तो सॉफिस्टिकेटेड होती ही होती हैं बच्चों। ये मतलब ये हुआ, आप यूँ समझ लें कि भाई कोई एक चीज़ है जो बहुत उलझी हुई है, जिन्हें सुलझाना सामान्य लोगों के बस में नहीं होता। इसी तरह की बात है। अब मशीनें कई उनमें कई चीज़ें मिली होती हैं, तो इसलिए वो थोड़ी सॉफिस्टिकेटेड तो हो ही जाती हैं। इसलिए वो कहते हैं कि उन्होंने इस लेबोरेटरी के इन उन्नत किस्म के यंत्रों का प्रयोग किया जो सॉफिस्टिकेटेड थे। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। इनकी सहायता से उन्होंने इस हार्मोन की रासायनिक संरचना भी खोज डाली। अ ईयर एंड हाफ लेटर, 1.5 साल के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में, एवराइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। एवराइट को अपने उत्तक सेल लाइफ के बारे में, उत्तकों के जीवन के बारे में पहला विचार तभी मिला था। It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone। और ये उनके दिमाग में तब आया था जब कि वो एक हार्मोन का एक्सरे पिक्चर देख रहे थे, एक्सरे तस्वीर देख रहे थे। When he saw those photos, जब उन्होंने वो तस्वीरें देखी, एवराइट didn't shout, एवराइट चिल्लाए नहीं। जो रेखा और इवन आई हैव गॉट इट, वो कभी जैसे हम खुशी हो के चिल्लाते हैं ना कर लाला, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, वो चीखे चिल्लाए नहीं। बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स। तो यहाँ आकर उन्होंने ये पाया कि इंसेक्ट हार्मोन यानी कीटों के इस हार्मोन के बारे में उनका खोज और उनकी तस्वीरों ने विज्ञान की एक पहेली का उत्तर दे दिया था। और वो पहेली क्या थी? हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि उत्तक अपने डीएनए की ब्लूप्रिंट कैसे पढ़ता है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए एक तत्व होता है जो कि उत्तक के केंद्र में पाया जाता है और ये आनुवांशिक गुणों का नियंत्रण करता है। अब आप कहेंगे आनुवांशिक गुण क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है? तो हेरिडिटी बच्चों वो गुण होता है जो माता पिता से बच्चों में आता है। कई बार आप देखते होंगे कि बहुत से बच्चे या तो अपने माँ बाप की तरह बिल्कुल हूबहू दिखते हैं, बहुत से बच्चों में उन्हीं के जैसे गुण पाए जाते हैं, और ये सब इन डीएनए की वजह से होता है, इन हार्मोन्स की वजह से होता है जो माता पिता से उनके बच्चों को प्राप्त होते हैं। तो और यही कारण है कि ये डीएनए हमारे हेरिडिटी को कंट्रोल करने में काम आते हैं। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ये किसी उत्तक के, किसी सेल के कार्य करने की स्थिति, उसकी अवस्था दोनों के बारे में बताता है। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डीएनए जीवन का ब्लूप्रिंट होता है। एवराइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show that it could happen. I guess some. Yeah. Everett and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. तो एवराइट और उनके कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग, उन्होंने पूरी रात तस्वीर बनाई और प्लास्टिक के मॉडल तैयार किए इन मॉलिक्यूल्स के, जिससे वो ये दिखा सके कि ऐसा हो सकता है। टुगेदर द लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। फिर बाद में दोनों ने साथ बैठकर कागज पर सारे बयान लिखे जो कि इस सिद्धांत का लिखित स्वरूप हुआ, उसमें सारा वर्णन। सरप्राइजिंग, नो वन हु न्यू हिम। हैरान कर देने वाला था कि हर कोई जो उन्हें जानता था, रिचर्ड एवराइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विथ हाईएस्ट ऑनर्स। जितने भी उन्हें जानते थे उन सब के लिए हैरान कर देने वाली बात थी कि वो हार्वर्ड से
सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर ग्रेजुएट हुए, सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, केवल दूसरा स्थान आया था, और वो भी कितने बच्चों में? 1510 बच्चों में। इट्स अ वेरी बिग नंबर बच्चों, ये बहुत बड़ी संख्या है। 1510 बच्चों के बीच रिचर्ड एवराइट दूसरा स्थान लाए, मतलब काफी तीक्ष्ण बुद्धि के थे। एवराइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और क्योंकि बड़े दक्ष विद्यार्थी थे, बड़े तीक्ष्ण विद्यार्थी थे, तो इन्हें हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक स्टूडेंट ग्रेजुएट के रूप में रिसर्च करने का मौका भी मिला। देन ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी, फिर उन्होंने वो प्रयोग करने शुरू किए जिस पर उनकी आखिरी सेल थ्योरी बनी थी, उसके प्रयोग उन्होंने वहाँ जारी रखे। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर उनका मत सही साबित होता, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, तो जीवन की अवस्थाओं को समझने में ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम होता। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेज। साथ साथ इनकी सहायता से, इन सील थ्योरी जो उन्होंने दिया था, उनकी सहायता से कैंसर और इस जैसी कई घातक बीमारियों को रोकने में भी सहायता मिल सकती थी, क्योंकि हमें पता है कि कैंसर क्या करते हैं, हमारे शरीर के ऊतकों का नाश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और जब हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र हमारा कमजोर हो जाता है, हमें कई और बीमारियां भी हो जाती हैं। तो उनका कहना था कि इस प्रयोग से इस बीमारी के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे काम किया जा सकता था। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ये सब संभव हुआ रिचर्ड एब्राइट के विज्ञान की उत्सुकता की वजह से, कि उन्होंने तो केवल एक सवाल का उत्तर ढूंढना चाहा था कि आखिर मोनार्क प्यूपा के शरीर पर 12 सुनहले धब्बे क्यों होते हैं। और देखिए बच्चों कि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से इन्हें एक नए हार्मोन का भी पता लगा, फिर उन्होंने सेल थ्योरी भी लिखी। तो ये सब चीज केवल उनकी उत्सुकता की उत्पत्ति थी। हाँ, Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies. रिचर्ड एब्राइट का विज्ञान में रुचि तब से था जब उन्होंने बचपन में ही तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया था, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। लेकिन उस वक्त इतना गहरा नहीं था कि बाकी रुचियों के लिए इनके पास समय ना बचे। एब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैंपियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर। वो एक बहुत बेहतरीन वाद विवाद करने वाले भी बने, डिबेटर भी बने, और बड़े अच्छे वक्ता भी बने, एंड अ गुड कैनोइस्ट। कैनोइस्ट बोलते हैं नौका चलाने वाले को, तो वो बड़े अच्छे नौकायन करने वाले भी थे, एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन, और घर के बाहर का सब काम करने में बड़े अच्छे थे। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर। वो एक विशेषज्ञ चित्रकार फोटोग्राफर भी थे, पार्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। खास तौर पर प्रकृति और वैज्ञानिक प्रदर्शनों के बड़े अच्छे चित्रकार भी थे वो। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट स्टूडेंट। हाई स्कूल के दिनों में रिचर्ड एब्राइट एक ए ग्रेड विद्यार्थी थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, he turned a lot of his energy toward the debating and मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब। अब क्योंकि पढ़ाई उनके लिए बड़ी आसान थी, तो उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा को मोड़ दिया इन डिबेट्स में जो भाग लेते थे वो, और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड ए वियरर। उन्हें एक ऐसा व्यक्ति भी मिला जो उनकी प्रशंसा करता था, और वो थे रिचर्ड ए वियरर, हिज सोशल स्टडीज टीचर। और ये उनके सोशल स्टडी के यानी सामाजिक अध्ययन के शिक्षक थे, एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स। और इनके ये दोनों क्लब थे, यानी डिबेटिंग क्लब और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब, इन दोनों के लिए वो सलाहकार भी थे। मिस्टर वियरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। एब्राइट कहते हैं कि उस वक्त मिस्टर वियरर मेरे लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज।
उन्होंने नए विचारों के लिए मेरे दिमाग को विकसित होने में सहायता की। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेयर सेड। अब मिस्टर वेयर कहते हैं कि रिचर्ड हमेशा कुछ अधिक मेहनत करता, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता था। What pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests। जरा देखिए बच्चों कितना मेहनत करते थे रिचर्ड एवराइट, इसका यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है। मिस्टर वेयर कहते हैं कि जिस बात ने मुझे खुश कर दिया था इस इंसान के बारे में वो ये था कि ये इंसान 3 से 4 घंटे रात को डिबेट की तैयारी करने में बिताता था। इसके साथ साथ अपनी तितलियों पर सारे प्रयोग भी इसने जारी रखे थे और इसके अलावा इनकी जो और भी रुचियां थी उनके लिए भी समय निकाल लेता था। कितना प्रतिभाशाली व्यक्ति था ये। रिचर्ड वाज कॉम्पिटिटिव, वो प्रतियोगी व्यक्तित्व का था। मिस्टर बियरर कंटिन्यूड, श्रीमान बियरर आगे कहते हैं, बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन उसमें प्रतियोगिता की भावना गलाकाट भावना नहीं थी, जैसा कि आमतौर पे आजकल दिखता है। लोग खुद से आगे निकलने वालों की टांग खींचकर उन्हें पीछे कर देने का प्रयास करते हैं, शायद कुछ ऐसा उनके साथ नहीं था। रिचर्ड wasn't interested in winning for the winning sake or winning to get a prize। रिचर्ड केवल जीतने के लिए जीतना नहीं चाहते थे या पुरस्कार के लिए जीतना नहीं चाहते थे। Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could। वो शायद इसलिए जीत रहे थे क्योंकि हर काम को बेहतरीन करना चाहते थे, वो बेस्ट करना चाहते थे, सबसे अच्छा करना चाहते थे वो। फॉर द राइट रीजंस ही वांट्स टू बी द बेस्ट। सही कारणों से ही वो सबसे अच्छा होना चाहते थे। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और एक वैज्ञानिक के निर्माण में ये सब आवश्यक सामग्री है। स्टार्ट विथ अ फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरोसिटी। सबसे पहले तो विज्ञान में क्या जोड़ें आप? एड क्यूरोसिटी, उत्सुकता जोड़िए। एंड मिक्स इन विल टू विन फॉर द राइट रीजन, और फिर उसमें मिलाएं वो इच्छा शक्ति जो जीतना सिखाती है सही कारणों के साथ। एवराइट हैज दीज क्वालिटीज। एवराइट में ये खूबियां हैं। From the time the book The Travel of Monarch X opened the world of science to him, Richard Everett has never lost his scientific curiosity। उस समय से जब उन्हें वो किताब मिली थी द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, जिसने उनके लिए विज्ञान के द्वार खोल दिए थे, तब से लेकर आज तक उनकी विज्ञान में जो अभिरुचियां हैं वो खत्म नहीं हुई हैं। यहाँ आकर आपका ये लेसन समाप्त होता है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और साथ में इसके नीचे दिए गए कुछ सवाल हैं जिन्हें आप सॉल्व करेंगे और मेरे नंबर पे इन्हें भेजेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास 10 कल हम नेक्स्ट बुक में अपनी अगली चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।